सचमुच कुछ मूवीज का लॉजिक यहाँ होता है, कुछ का यहाँ होता है और कुछ का अब छोड़ ही दो। क्या कोई फौजी इतना लो आईक्यू हो सकता है? अगर होता है तो फौज में कैसे आ सकता है? वियतनाम वॉर शुरू किसने किया था? कारगिल वॉर शुरू किसने किया था? यूएस आर्मी क्या करती है, क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उनकी, उसका भारतीय फौज से क्या लेना देना है भाई? मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई फौज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक्शन लीजिए। हम भारतवासी हमारी भारतीय सेना का मजाक नहीं सहेंगे। एक सवाल चिरंजीवी सर, नागार्जुना सर और राजामौली सर से बनता है। डायलॉग वो तब भी भगवान कहीं मारती है, क्यों? वहाँ के गॉड का नाम लेना हराम है। और अगर लाल सिंह चड्ढा का ये लस्सी फौज में जा सकता है तो ये लड़का भी जा सकता था फौज में। जो भी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आए हैं, सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट मत खरीदिए। ये हिंदुओं के प्रति अगर कोई जाएगा तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कीजिए। कोई आपको टिकट। लाल सिंह चड्ढा आखिरकार मैं जहर पी आया। वैसे तो कमेंट्स में कई मित्रों ने कहा था कि मैं इसका रिव्यू ना करूं, मगर इसका रिव्यू मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन को हम ये सच बता पाएंगे कि कराची वुड ने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। जस्ट टू पुट थिंग्स ऑन द रिकॉर्ड। इसलिए इस मूवी का पूरा पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। मगर फिर भी अगर कुछ मेरे मित्रों की भावनाओं को ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर इस रिव्यू के बाद आप समझ जाएंगे कि मेरा ये वीडियो बनाना कितना ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और लाल करते हैं। स्पॉयलर्स भर के होंगे, भावनाओं में थोड़ा इधर उधर हो सकता हूँ, कुछ को बुरा लगेगा और हो सकता है कुछ को बहुत ही बुरा लगेगा, इसलिए डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है। इंस्टाग्राम वाले बच्चे, अमीर के जबरा फैन इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सबसे पहले मित्रों जरा ये वाला वीडियो देखो। ये मैंने अपने ही मोबाइल से कल सुबह थिएटर में रिकॉर्ड किया था। ये है असली ग्राउंड रिपोर्ट। गिन लो कितने लोग हैं। अभी तो सुरूर भी नहीं चढ़ा है, पूरा माहौल बनाऊंगा आज, समझे? लाल सिंह चड्ढा मोहम्मद अमीर हुसैन खान का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको बनाने के लिए इन्हें 7 साल इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, फॉरेस्ट गंप का राइट्स लेने में। ऐसा ये बोला है मीठे के शो पे, मेरा मतलब है कॉफी विद करण सीजन 7 में। लाल सिंह चड्ढा एक प्रेरणादायक फिल्म है। ये फिल्म आपको थिएटर के पास किसी भी मेडिकल स्टोर तक दौड़ने और जितनी जल्दी हो सके पैरासीटामोल या सैरिडोन टैबलेट खरीदने के लिए प्रेरित करती है। आधी फिल्म में दौड़ है और बाकी आधी फिल्म में भी दौड़ ही है। बस बीच बीच में प्रोपेगेंडाओं से युक्त मास्टर पीसेस हैं। वो पीसेस जो धीरे धीरे सटल नहीं बल्कि बड़ी बेशर्मी से खुल कर रखे गए। लाल सिंह चड्ढा तो आपको पता ही है, आमिर खान, करीना कपूर बनी है रूपा डिसूजा। इसकी कहानी पर थोड़ी देर में आता हूँ। साइड रोल का साइड रोल किया है नागा चैतन्य ने, जिनके किरदार का नाम था बाला। मैंने साइड रोल इसलिए कहा है क्योंकि स्टार परफॉर्मर कोई और है। वो जिसको बाला से अधिक रोल मिला वो है मोहम्मद पाजी। इस किरदार को जरा तरीके से खोलेंगे और बाकी के रोल में मोना सिंह और ढेर सारे वो नाम जिनके कैमियो और इंस्पायर्ड रोल्स ने फिल्म का असली प्रोपेगेंडा हम सबके सामने रख दिया। कहानी फॉरेस्ट गंप की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी तो है, बस इसमें एक अंतर है। वो है इसमें वामपंथ का तड़का, सेकुलरिज्म की भर भर के स्टफिंग, अंडरवर्ल्ड की टॉपिंग और हमारे आर्मी के मजाक का चिली फ्लेक्स। इन सभी पर मैं बारी बारी आऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्यों इस फिल्म पर एक्शन होना चाहिए और किन्हें लेना चाहिए। कहानी में लाल सिंह चड्ढा, नहीं, हम इसे थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं, LSC। मजा नहीं आया, LSC नहीं तो लस्सी कर देते हैं। तो भाई लस्सी बचपन में हैंडीकैप होता है, उसे चलने के लिए कैलिपर की जरूरत पड़ती है। हालांकि फॉरेस्ट गंप की तरह इस मूवी में यह नहीं बताया कि ये पोलियो था या कुछ और, मगर फॉरेस्ट गंप से थोड़ा ज्यादा ही लो IQ वाला इसे बताया गया है। मगर एक दिन चमत्कार होता है, कैलिपर टूट जाते हैं, वो भागने लग जाता है, इतना भागता है कि भैया कॉलेज की चैंपियनशिप जीत जाता है। और तो और SRK का भी रोल है इस समय।
असल में SRK को हाँ, ये वाला पोज भी यही लस्सी बचपन में सिखा देता है। ऑफिशियली फिल्म में इस चीज को हाईलाइट किया गया है। भाई भाई भाई, अभी बहुत कुछ है, हिटों की भरमार है। 1983 वर्ल्ड कप, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, 1984 के दंगे, आडवाणी जी की रथ यात्रा, बाबरी के दंगे, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट और फिर कारगिल। वैसे अन्ना हजारे और अब की बार मोदी सरकार का भी ब्रीफ सीन है। मतलब सबको साधने का प्रयास था, मगर असल साधा इन्होंने मोहम्मद पाजी वाली कहानी को। ये रोल मानव विज ने निभाया है, वही जिसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी में मोहम्मद गौरी औरल निभाया था। मगर इस मूवी में इनको एक मासूम आतंकवादी का रोल मिला है, गुड टेररिस्ट, जो कारगिल के समय एक पोस्ट का कमांडर होता है और कारगिल के युद्ध के समय यही भारतीय फौज पर हमला भी करता है। हमारे जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि बाला भी वीर गति को प्राप्त होता है, मगर हमारे लस्सी जी इसे बाकी घायल फौजियों के साथ अपने कंधों पर लाद कर बचा कर ले आते हैं। ट्रू ह्यूमैनिटेरियन। और असली हिट तो सुनो, फौजी अस्पताल में घायल फौजी और आतंकवादी साथ साथ में ट्रीटमेंट लेते हैं और फौज को पता भी नहीं चलता कि ये आतंकवादी डिस्चार्ज होने के बाद कहां चला गया। इनके हिसाब से कमाल की फौज है ना हमारी। मगर असली हिट यहाँ भी नहीं है। बाद में यही मोहम्मद पाजी लस्सी के साथ दारू पार्टी करता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर। इसमें एकदम से महात्मा जाग जाते हैं और लस्सी के बिजनेस में मार्केटिंग गुरु बन जाता है। वो बिजनेस जो बाला का ड्रीम था, और बिजनेस था बाला अंडरवेयर्स एंड अंडरगारमेंट्स। मगर मोहम्मद पाजी के कॉर्पोरेट माइंड ने इसे रूपा अंडरवेयर एंड गारमेंट्स कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि आतंकवादी भी मैनेजमेंट गुरु होते हैं। गुड टेररिस्ट। SRK के ये वाले के बाद ये दूसरा हिट था, और भाई कसम इतना हिट था कि इंडिया टुडे ने अपनी कवर स्टोरी पर इसी लस्सी और मोहम्मद पाजी की फोटो एज अ स्टार एंटरप्रेन्योर करके छापी थी। सही है, सेकुलर मीडिया भी चुन लिया। अब ऐसे केसेस में इंडिया टुडे का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अब सोचो, एक टेररिस्ट जो कारगिल में फौज से लड़ा, कमांडर था, दोनों टांगे कट जाती हैं, फिर भी आर्मी इसको डिस्चार्ज के बाद ट्रेस नहीं कर पाती, मगर लस्सी को अचानक मिल जाता है, अंदर महात्मा जाग जाता है, 72 हुरों को भी कोसता है और एंड में एंटरप्रेन्योर बन के अपने घर लौट जाता है ना कमाल? तो बजाओ ताली। वैसे इस फिल्म में ये नहीं बताया कि इसका घर कहाँ है। आपको तो पता है ना, कारगिल में बंकर्स बनाकर कौन घुसपैठ कर रहे थे? एग्जैक्टली, पाकिस्तानी आर्मी। अब सोचो, पूरी फिल्म में पाकिस्तान या पाकिस्तानी आर्मी का नाम तक नहीं लिया, मगर पूरा एजेंडा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर खेल दिया। और ये लस्सी लाल सिंह चड्ढा ऐसा फौजी है, वो भी पैराट्रूपर है, जिसे यही नहीं पता कि ये आतंकवादी है। क्या कोई फौजी इतना लो IQ हो सकता है? अगर होता है तो फौज में कैसे आ सकता है? फॉरेस्ट गम में वियतनाम वॉर की कहानी थी इस ट्रैक पर। US आर्मी क्या करती है, क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उनकी, उसका भारतीय फौज से क्या लेना देना है? भाई आपने भारतीय अडेप्टेशन बनाया ना। वियतनाम वॉर शुरू किसने किया था? US ने। कारगिल वॉर शुरू किसने किया था? भारत ने। और पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो खुलकर मोहम्मद पाजी का पूरा नाम और घर का पता काहे नहीं बताया? अब इसे भारतीय अडेप्टेशन कहें या फिर हमारे आर्मी को क्या समझ रखा है? कोई ऐसे ही लो IQ वाले को आर्मी में ले लेगा? अबे कहना क्या चाहते हो हमारी आर्मी के कैरेक्टर के बारे में? और जो 5 फौजियों को बचाने के लिए मेडल मिला था, उसमें यह मेंशन क्यों नहीं किया कि आतंकवादियों को भी बचाया? उस पर क्या मिलेगा? क्या हमारी आर्मी इस आतंकवादी को छोड़ देती? क्या रेड अलर्ट पूरे देश में जारी नहीं होता कि एक कारगिल का घायल टेररिस्ट आर्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर भाग गया? क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी निकम्मी हैं? क्या मजाक लगा रखा है इस फिल्म में? मैं सिर्फ 3 बातों को लेकर पूरी तरह बायस्ड हूं और रहूंगा। देश, धर्म और सेना। देश और धर्म की तुम कराचीवुड वालों ने अपनी हर मूवी में इज्जत उछाली है, अब सेना को भी घसीट लिया। मेरी प्रार्थना है कि अगर कोई फौज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक्शन लीजिए। हम भारतवासी हमारी भारतीय सेना का मजाक नहीं सहेंगे। अरे इस लाल सिंह चड्ढा ने दिव्यांगों का भी मजाक उड़ा दिया। क्या कोई दिव्यांग भारतीय फौज में जा सकता है? तो ये झूठ क्यों? और नहीं तो ये झूठ चलाकर क्या मिल जाएगा? और अगर लाल सिंह चड्ढा का ये लस्सी फौज में जा सकता है तो ये लड़का भी जा सकता था फौज में। इसका भी सपना था, मगर क्या जा पाया?
फौज में सैनिक हो या ऑफिसर हो, रिक्रूटमेंट पूरी दुनिया का सबसे टफ होता है। आर्मी की एकेडमी पूरा छान कर फौजी बनाती है, तराशती है, वो कोई हलवा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आ जाए। और ये पाकिस्तान प्रेम इस अमीर हुसैन खान का कोई नया नहीं है। पहले ये देखो कितना भर भर के प्रेम निकालता है ये। तो मैंने 2 बैट्स इस्तेमाल किए थे लगान में। तो एक मैंने डोनेट किया, इमरान खान जी ने मुझे बुलाया था पाकिस्तान जी। वो कैंसर हॉस्पिटल है उनका, जिसमें वो फ्री ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ के लोगों को। तो ही वांटेड टू रेज मनी फॉर इट। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हो इसमें, और जो नियत आप लेके चले हैं उसमें आप कामयाब हो। और मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे। इस समझ आया इनका प्यार? सारी इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन का ठेका हम लें। और वो ना तो मैं भूला हूं ना मेरा देश भूला है कि 1946 डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर आज तक पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। उसके पहले चले जाऊंगा तो पता नहीं कहां तक जा सकता हूं। ये मंकी बैलेंसिंग करने के लिए बनारस के घाट दिखाकर, अब की बार मोदी सरकार वाला मोदी का पोस्टर दिखाकर क्या समझते हो, देशभक्त हो जाओगे? अबे ये लो आईक्यू वाली हरकतें करने से कोई पाप नहीं धुल जाते। सम्राट पृथ्वीराज मूवी तो अमित शाह और योगी जी से इनॉग्रेट करवाई थी ना, क्या हुआ उसका? याद है ना? कि याद दिलाऊं? इस फिल्म में करीना कपूर खान रूपा डिसूजा बनी है। बाप क्रिश्चियन और माँ हिंदू या सिख थी। जब माँ को बाप मार देता है और जब रूपा नानी के घर पहुंच जाती है, मेरा मतलब है नानी कस्टडी ले लेती है, तो घर वापसी क्यों नहीं हुई भाई? डायलॉग वो तब भी भगवान का ही मारती है। क्यों? वहाँ के गॉड का नाम लेना हराम है, और पंजाब के गांव में क्रिश्चियन परिवार दिखाकर उसे मेन स्ट्रीम करना भी तो एक एजेंडा है। क्योंकि हिंदू सिख तो माँ थी, बाप कन्वर्टेड। क्यों? और इस रूपा डिसूजा की कहानी और एक और हीरोइन की कहानी इतनी मिलती जुलती है कि आपको लगेगा कि बस किरदारों के नाम बदले हैं, बाकी दाऊद इब्राहिम से लेकर गिरफ्तारियों का तरीके तक सब कुछ सेम है। मैं बात कर रहा हूं अबू सलेम और मोनिका बेदी की। सेम एज इट इज यही प्लॉट उठाया गया है और रूपा डिसूजा के माध्यम से मोनिका बेदी के पाप धोए गए हैं। वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, जब संजय दत्त के कारनामे संजू फिल्म में इसी आमिर खान के यार राजू हिरानी ने धोए थे, तो कल को कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दाऊद और टाइगर मेमन जैसे अंडरवर्ल्ड डॉनों पर भी बायोपिक बनाकर उनको ग्लोरीफाई कर दिया जाए। वैसे अभी भी तो ये लोग नाम बदल कर ही रहे हैं, कल को इन डॉनों से भी ऑफिशियल राइट लेकर मूवी बना लेना। सिख धर्म को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया इस फिल्म में, वो बहुत ही सटल तरीके से आपको मालूम पड़ेगा। चलो ये माना कि एक माँ ने 1984 के दंगों के बीच में अपने बच्चे के केश काटे, मगर बाद में क्यों केश नहीं बढ़ाए? क्या फौज में हमारे सिख भाई पगड़ी नहीं रखते? तो फौज के बाद क्यों पगड़ी रखी? ये बहुत खतरनाक एजेंडा है। ये हमारे सिख भाइयों के मन में धीरे धीरे जो जहर डाला जा रहा है ना, उसमें खालिस्तानियों के बराबर ही ऐसी फिल्में भी जिम्मेदार है। भाग लाल भाग, साला इतना भागा कि पूरा देश 2-3 बार तो लूप में कवर ही कर लिया होगा ना भाई। अब पंजाब पठानकोट से दिल्ली, सीधे मुंबई, फिर केरल, फिर लद्दाख, फिर बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर कश्मीर हैं। ये कैसा रूट था? मैप पर बहुत कोशिश कर ली भाई इसका लूप बनाने की, दिमाग फट गया। सचमुच कुछ मूवीज का लॉजिक यहाँ होता है, कुछ का यहाँ होता है और कुछ का अब छोड़ ही दो। इस फिल्म में पाकिस्तान प्रेम, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, कन्वर्जन एजेंडा, ग्लोरीफाइंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, दिव्यांगों की भावनाओं के साथ खेलना और आखिर में हम सब के दिमाग के साथ खेलना, ये सब इस मूवी के मास्टरपीसेस हैं। और हाँ, एक मास्टरपीस तो सबका बाप है, पूजा पाठ से मलेरिया फैलता है। वही रॉन्ग नंबर। वही तो साला, अभी तक हिंदू फोबिया आया क्यों नहीं? इतना कुछ है कि क्या बताऊं आपको। मेरी आंख में आंसू थे गुस्से के, क्योंकि हमारी फौज को जो डाउनग्रेड करके दिखाया इस फिल्म में, वो हर उस भारतीय की आंख गुस्से से लाल कर देगा जो भारत से प्यार करता है। आमिर खान तो केबीसी में भी अपना असली प्यार दिखा गया कि वो फौज की क्या इज्जत करता है। सलूट नहीं मारा जा रहा भाई से। क्यों सलूट क्यों नहीं किया? हाथों में मेहंदी लगी है। साउथ के सुपरस्टार्स की शरण तो ले ली, मगर वो निष्ठा नहीं ले पाए। मगर फिर भी एक सवाल चिरंजीवी सर, नागार्जुना सर और राजामौली सर से बनता है। आप लोगों ने तो ये फिल्म पहले देख ली थी, बड़े गले शले पपियां झपियां हुई थी, तो क्या आप तीनों को ये सब एजेंडे दिखे नहीं? और वो कौन सा सीन था जिसे आप ही लोगों के कहने पर चेंज कर दिया गया? सवाल तो आप लोगों पर भी बनता है। अब चलो ये ना बताओ कि क्या चेंजेस थे, मगर क्या मोहम्मद पाजी को बाला की जगह लाना मंजूर था?
और सवाल है तथाकथित राष्ट्रवादी सोशल मीडिया सेलेब से भी, वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना से भी बनता है। ऐसा ख्याता मूवी में जो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हो। इरफान पठान का तो समझ में आता है, मगर तुम लोगों की क्या मजबूरी है? लगता है पैकेट यहाँ भी पहुंचा है। अब इतना सब देखने के बाद आपको क्या लगता है, हमें क्या बोलना चाहिए इस लस्सी को? मेरा मतलब है लाल सिंह चड्ढा को, निकल पहली फुर्सत में निकल। और अब चलते चलते एक संदेश उन लॉन्डो यूट्यूबरों को, हाँ वही जो कुछ हर बात पे एलोंडे और जो कुछ ट्राइड एंड रिफ्यूज्ड हैं, जिन्हें ये तकलीफ हो रही है कि लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट क्यों। पहली बात कि लॉन्डो तो तुम लोग हमेशा ही रहोगे हमारे सामने। दूसरी बात, जब अक्ल ना हो तो ज्ञान ना पेला करो। जनता अब ये रोस्ट ही नहीं सुनती है, बल्कि इसके उलट रोस्ट भी कर देती है। ये वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। अगर ये सारे पॉइंट्स भी नहीं लगते ना बॉयकॉट करने के लिए, तो एक बात याद रखना कि ये सारी लौंडाबाजी करके इंस्टाग्राम के फॉलोवर तो बढ़ा सकते हो, मगर अपनी रीच पब्लिक में नहीं, क्योंकि तुम लोग भारत की पब्लिक को जानते नहीं हो। इस पब्लिक ने बिना पब्लिसिटी के कश्मीर फाइल्स को सुपरहिट कराया और अपनी ताकत से ये सारी लिस्ट है, देख लो, अभी तक की सारी कराची वुड फिल्मों को खत्म कर दी। याद रखना, पब्लिक नंबर लगाएगी अगर जरा भी इधर उधर एजेंडाबाजी करी तो। अगर आप भी आमिर खान को पहली फुर्सत में निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।